नमस्कार मित्रों। आज हम व्यंजन का दूसरा भेद पढ़ेंगे। कल हमने व्यंजन के दो भेद किए थे। उनमें से पहले के चार भेद थे और उनमें से हमने पहला पढ़ लिया था एक भेद। आज हम दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो दूसरा भेद होता है स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार। यहाँ दो शब्द लिख रहे हैं, एक स्वरतंत्री और दूसरा है कंपन। स्वरतंत्री का मतलब होता है आपके जो उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, नासिका है, ये सब क्या है आपके स्वरतंत्रियां हैं। इनमें क्या होना चाहिए? कंपन। अब अगर सभी वर्णों में कंपन हो जाएगा तो भेद बनेगा ही नहीं। तो ये कह रहा है कि कुछ वर्ण ऐसे छांटने हैं आपको जिनमें कंपन होता हो और जिनमें कंपन नहीं होता। तो इसके आधार पर भेद बनेंगे दो। तो एक भेद होता है सघोष, दूसरा होता है अघोष। इन शब्दों को आपको रटना नहीं है, परिभाषा किसी की नहीं रटनी है, बस समझना है। इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये बनेगा साधन घोष। इसको तोड़ेंगे ये शब्द बनेगा आधुन घोष। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनके आगे जो लग रहे हैं ना वो उपसर्ग है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो देखते हैं अर्थ परिवर्तित होता है कि नहीं। तो सा के अर्थ होते हैं साथ, सही, संग और सम। घोष का हिंदी अर्थ होता है कंपन। एक नाम होता है इसका गूंज, एक अर्थ होता है इसका नाम। तो हमने अर्थ यहाँ ले लिया किससे? कंपन से। सात अर्थ ले लिया हमने संग या साथ से। तो ये कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण के साथ स्वरतंत्रियों में कंपन हो तो क्या कहलाएंगे? शब्द। इसको लेके आके तीन अर्थ होते हैं, ना, नहीं और मत। घोष का अर्थ मैंने तुम्हें बताया था अभी, कंपन होता है। तो आकार ले लिया हमने नहीं, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होगा वो अघोष कहलाएगा। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के साथ स्वरतंत्रियों में कंपन हो वो सघोष वर्ण, और जिनके उच्चारण के साथ कंपन नहीं हो वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। कहीं कहीं इसका एक और नाम मिलता है घोष वर्ण। तो चाहे आप इसको सघोष कह लो या घोष कह लो, क्योंकि घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन। तो ये बता रहा है कि सघोष का भी मतलब है कि कंपन होना चाहिए, घोष का मतलब भी है कंपन होना चाहिए। तो चाहे प्रश्न आए सघोष कौन से होते हैं, घोष होते हैं और कौन से होते हैं, एक ही बात है। अघोष का मतलब होता है जिनमें कंपन नहीं होगा वो अघोष वर्ण होते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको सघोष कौन से हैं, अघोष कौन से होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कल हमने आपको स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म स्पर्श व्यंजन बताए थे। उससे पहले मैं आपको स्वर पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ सघोष और अघोष में केवल 44 वर्ण बांटे जाएंगे। कितने? 44। 44 में कौन कौन से? 11 तो आपके स्वर बटेंगे, 33 आपके व्यंजन होंगे। 33 व्यंजन कौन से होते हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होंगे, 4 आपके अंत्यस्थ व्यंजन होंगे, 4 आपके उस स्पर्शी व्यंजन होंगे। संयुक्त व्यंजनों को सघोष अघोष में नहीं बांटा जाता है क्योंकि वो पहले से ही कहीं ना कहीं सघोष या अघोष में आ चुके होंगे। जैसे क और मूर्धन्य सा जहां से आ रहा होगा वहां सघोष में छ आ जाएगा। देख, तो बांटेंगे कैसे? कल मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया था, 5 वर्ग बनाए गए थे। तो वर्गों में से इधर बांटेंगे, कौन कौन से वर्गों में से कौन सा आएगा? तो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तो याद बताए थे मैंने। तीसरे को एक बार हम बोलेंगे गजड़दव, ग, ज, द, द और व।
इधर घजड़ ग झ ध ध और धा। इधर अण इय वण न और न, ये आ गए। इसके अलावा आते हैं इसमें अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? 4 थे ना, य र ल और ल। ऊष्म स्पर्शियों में से एक लिया जाएगा हावर्ड। अब इसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर कितने थे? 11 थे। अ आ ई उ वी ए ऐ ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए। अब इनको गिनेंगे ना तो कितने हो गए आप देखें। एक वर्ड में 5 थे, उनमें से 3-3 वर्ड ले लिए गए तो 15 तो ये हो गए। 4 ये हो गए 19, एक हो गया ये 20, 20 और 11 31। तो समूह की संख्या मैं यहां लिख देता हूं, इनकी संख्या 31 होती है। इधर आपके देखो 44 में से 31 गए तो कितने बचेंगे? आप सीधे याद नहीं रखें तो उल्टा कर दें। 31 का उल्टा करेंगे, 3 पीछे ना 1 आगे तो भी 13। तो यहां लिख देंगे इनकी संख्या 13 होती है। कौन कौन से? जो इसमें नहीं आया वो उधर आ जाएगा, या पहला दूसरा नहीं आया ना तो उधर रख देंगे। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला होता है 75 क च ट त प, दूसरा होता है घजड़ ख छ ख फ और फ। अब इधर ऊष्म स्पर्शियों में से एक आया है, अब एक इधर आ गया ना, 3 उधर जाएंगे तो नाम ऊष्म स्पर्शी नाम लिख करके तीनों वर्णों को लिखेंगे। 3 वर्ण कौन कौन से हैं? ये सा है, कौन सा वाला? तालव्य। ये सा है मूर्धन्य, ये सा है दंत। तो ये वर्ण आएंगे इसमें, तो संख्या कितनी होगी? देखो 10 और 3 13। तो ये सभी अघोष वर्ण है और ये सभी सघोष वर्ण है। इनका जो काम है ना, सीधे सीधे प्रश्न क्या आता है? एक प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तब आप छांटेंगे कैसे? तो आप याद रखें, तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर, अंत्यस्थ व्यंजन और हा इधर आते हैं। इधर पहला दूसरा तीनों सा। याद करने का तरीका है, कम को याद रखें, जो बचा रहेगा सब सघोष है, बाकी ये इधर अघोष है। पहला दूसरा तीनों सा अघोष होते हैं, इनके अलावा जो हिंदी में ना वो क्या है? सघोष है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा भेद, तीसरा भेद है आपका प्राण तत्व के आधार। प्राण तत्व के आधार। अब आपको समझना है, यहाँ 2 बातें लिखी हुई हैं, एक प्राण है दूसरा तत्व है। ये कह रहा है कि आपके प्राण जिस तत्व पर सर्वाधिक निर्भर करते हैं उसके आधार पर हमें भेद करते हैं। तो पहले तो आप देखें कि प्राण किस पर सर्वाधिक निर्भर करते हैं? एक जल पर करते हैं, दूसरा वायु। आप सबको पता है, ना तो जल के बिना जीवन संभव है और ना वायु के बिना। लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण कौन सा है ज्यादा, जिसके बिना हम ज्यादा समय तक जीवित ना रह सकें, ऐसा कौन सा? तो ऐसा है वायु। जल के बिना फिर भी लोग सर्दियों में 1-2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकते। तो महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वायु। वायु के बिना क्या संभव नहीं? प्राण। तो आप सीधा कह सकते हैं प्राण का सीधा अर्थ आप किससे लेंगे? वायु से। कहने का मतलब है, अब प्राण ना कह करके आप वायु के आधार पर भी कह सकते हैं। तो वायु के आधार पर कहेंगे तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं कि जिनके उच्चारण में एक के में तो अधिक वायु लगती हो और एक के में कम लगती हो। तो
अपने आप दो भेद हो जाएंगे। तो एक भेद बनेगा यहाँ अल्प प्राण और दूसरा भेद बनेगा महाप्राण। इस शब्द को तोड़ेंगे, शब्द बनेगा अल्प प्राण। अल्प का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अर्थ बताया था कम। प्राण का हिंदी अर्थ मैंने बताया था सीधा प्राण का संबंध होता है वायु से। तो परिभाषा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी बनेगी। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु खर्च होती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। महा का अर्थ होता है अधिक, प्राण का अर्थ होता है वायु। तो एक है जिनके उच्चारण में अधिक वायु खर्च होती है वो महाप्राण वर्ड कहलाते हैं। परिभाषा याद होगी, जिनके उच्चारण में कम वायु खर्च होगी वो अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु खर्च होती है वो महाप्राण वर्ड कहलाते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण होते कौन से हैं आपको जीवन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास के बाद आप अल्प प्राण महाप्राण देखते ही बनाएंगे पेपर। जैसे अब देखो अल्प प्राण कौन से महाप्राण कौन से, पहले आप समझ। ये सबों के समान चलते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ क्या आएगा, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग कौन कौन से होते हैं। पहला मैंने सबको याद कराया था कचटता, तीसरा होता है गजड़दा, गाजा द और पांचवा होता है अड़ाम यम अड़ाम नाम और नी। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन या र ला और ला। इसमें हा जो वर्ड सबूस में आ रहा था वो नहीं आएगा, हा को हटा देंगे तो सभी स्वर अ ई उ री ए ऐ ओ और औ। संख्या 30 रह जाएगी। कैसे, एक वर्ग में से 5 लिए तो 15 और 4 19 और 11 30। तो अल्प प्राण की संख्या इनकी संख्या 30 होती है, इनकी संख्या 30 होती है। अब 44 में से 30 गए तो बचे कितने 14। तो वर्ड इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 14। तो इनकी संख्या 14 होती है। कौन कौन से, तो इधर नहीं आया वो इधर आ जाएगा। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ख छ थ थ और थ। इसके बाद इधर आ जाएगा घ झ ध ध और घ। ऊष्म स्पर्शी व्यंजन आ जाएंगे क्योंकि इधर नहीं आया। तो 4 होते हैं ऊष्म स्पर्शी। एक होता है तालव्य मूर्धन्य दंत्य कंठवर्ण। इनकी संख्या होती है 14, इनकी संख्या होती है 23। अब मैंने आपको बताया था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो काम कर देते थे। सुनो, यहाँ जो हावर्ण होता है ना, इसको हिंदी में सर्व महाप्राण वर्ड कहा जाता है, केवल हावर्ड को। अब हावर्ड को सर्व महाप्राण कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी महाप्राण वर्ड हैं उन सब में किसकी ध्वनि होगी, हावर्ड की ध्वनि होगी। जिस वर्ण में हा की ध्वनि नहीं है वो महाप्राण नहीं होगा, और जिस वर्ण में महाप्राण हा की ध्वनि नहीं है वो सब अल्प प्राण होंगे, और जिसमें हा की ध्वनि आ गई वो महाप्राण होगा। तो समझते कैसे, आप इसका उच्चारण करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा कि महाप्राण है कि नहीं, हा की ध्वनि आ रही है कि नहीं, सबको उच्चारण करेंगे सब में आपको हाई लगेगा। लेकिन अब मैं आपके लिए बता देता हूँ कैसे समझना। जब पेपर में पूछ ले कि महाप्राण है कि अल्प प्राण है, जो भी वर्ण दे रखा है उसकी अंग्रेजी मीनिंग बना दो। अंग्रेजी में उस वर्ड को कैसे बनाया जाता है वो बना लेना। अगर उसके पीछे हा जो होता है, हा अंग्रेजी में बनता है एच से, जिसके पीछे एच लग गया समझ लेना महाप्राण, एच नहीं लगा अल्प प्राण। लगा के देख लेते हैं।
का किससे बनता है? के से। गा किससे बनता है? जी से। ये एन से या आर से बना सकते हैं। ऐसे ये सी एच से बनेगा। तो यहाँ आ गया, एक गड़बड़ आपसे यहाँ होगी और एक यहाँ होगी, दोनों को अलग कर देंगे। ये जे से ये एन या आर से बन सकता है, ये टी से, ये डी से, ये एन या आर से बनाएंगे, ये टी से, ये डी से, ये एन से, ये पी से, बी से, एन से। और किसी में आया एच? नहीं आया। सब कैसे हैं? अलग। यहाँ बना के देख लो, वाई से, आर से, एल से, वी से। स्वरों में तो कोई मतलब ही नहीं है एच आने का। इधर देखेंगे आप, किससे बनेगा? आ गया, किससे बनेगा? जीएस से, ये सी डबल एच। अब आया होगा समझ में कि ये जो चार वर्ड है ना, इसको उच्चारण में अधिक समय लगता है। मैंने आपको बताया था इसमें अधिक समय लगता है का वाली लाइन से, इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात आ रही थी कि जब चा महाप्राण हो जाता तो इससे आगे वाला अलग प्राण बनता, लेकिन इसको छोटा करने के लिए इसमें दुगना समय लगाया, यानी डबल एच आएगा। आगे समझ में। और यहाँ हो जाएगा जे एच, टी एच, डी एच, टी एच, डी एच, पी एच, डी एच, सब में एच आ रहा है। इधर देखेंगे एस एच, एस एच। अब ये आ गया एच। अब आप कहेंगे सब इसमें क्यों नहीं है? तो आप मेरी बात ध्यान से सुने कि हाजो वर्ण होता है ना, वो सर्व महाप्राण होता है। उससे पहले वाले वर्ण में कभी भी हा की ध्वनि नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी उसको महाप्राण करेगा। अगर इस सा से अगर इस हा से पहले ये सा ना होकर के ये होता तो ये एस से ही बनता और ये एस एस से बनता। इसीलिए हा अपने घर में आने वाले सा वर्ण को भी दीर्घ ही बना के रखेगा, कभी इसको अलग प्राण नहीं बनाता है। इनके बाद आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नीचे एक नोट लगाऊंगा, उस नोट को इसके नीचे उतारें। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो नोट को हिंदी में कहते हैं विशेष। अब विशेष बात क्या है अलग प्राण महाप्राण में, तो आपको लिखना है कि चा वर्ण कभी महाप्राण नहीं होता। नीचे लिखना है एवं सा वर्ण कभी अल्प प्राण नहीं होता। इसका मतलब समझ गए होंगे कि चार में चाहे हावर्ड आ जाए, सी एच बन जाए, लेकिन ये कैसा नहीं होगा, महाप्राण हमेशा अलग प्राण रहेगा। और ये जो सा है इसमें चाहे एस एच आए नहीं, लेकिन ये फिर भी क्या नहीं होगा, अलग प्राण नहीं होगा, ये हमेशा महाप्राण रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यंजन का एक चौथा भेद रह गया इस वाले भेद में से, चौथा पढ़ लेते हैं। नासिका से वायु निकलने के आधार पर। नासिका से वायु निकलने का मतलब है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नासिका और मुख से निकलती है, कुछ ऐसे बनाने और कुछ ऐसे बनाने जिनके उच्चारण में वायु नासिका से कभी निकलती है। तो इसके आधार पर दो भेद बनेंगे। एक होते हैं नासिक के वर्ण और एक होते हैं नुनासिक वर्ण। नासिक का हिंदी अर्थ होता है सीधा सीधा नासिका और मुख। कहने का मतलब है नासिका मुख दोनों से जिनके उच्चारण में ध्वनि निकलती है, वायु निकलती है ना, वो कौन से हो जाएंगे, नासिक के वर्ण। यहाँ निर उपसर्ग लगा हुआ है। नुनासिक का अर्थ होता है नासिका के द्वारा, अर्थात निर का अर्थ होता है नहीं, नुनासिक का अर्थ होता है नासिका के द्वारा। जो नासिका के द्वारा नहीं बोले तो वो निर्नुनासिक है। अब जो नासिका से नहीं बोलेंगे कहीं ना कहीं से तो बोलेंगे, तो इसीलिए वो मुंह से बोले जाते हैं। तो कैसे हो जाएंगे, मौखिक वर्ण। इनको मौखिक वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ कौन कौन से हैं आपको सबको पता होगा, मैंने कहीं ना कहीं नासिक वर्ण पहले लिखाया है। कहाँ लिखाया था, स्पर्श व्यंजनों का जो अंतिम वर्ड होता है, वर्गीय व्यंजनों का जो अंतिम वर्ड होता है वो 5वें नंबर पर आता है, इसीलिए उसको पंचम वर्ण नासिका मुख से उच्चारित होता है, इसीलिए
नासिक वर्ड भी कहा जाता है। तो 5 तो वही थे, अड़ा, इया, अड़ा, न और नो। जब उनको वहां लिख दिया था तो यहाँ जरूरत ही नहीं थी लिखने की, भेद करने की। लिखा इसलिए गया है क्योंकि इन पांचों के अलावा भी हिंदी में कुछ वर्ड हैं जिनका उच्चारण नासिक मुख से भी होता है। तो कौन कौन से हैं? एक होता है अनुस्वार और एक इसी का परिवर्तित रूप होता है चंद्र। इनका भी उच्चारण किससे होता है? नासिक मुख से। इनके अलावा हिंदी में जो कुछ भी है वो सब कैसे हैं? निर्नुनासिक वर्ण हैं, मौखिक वर्ण हैं। तो आपको केवल ये याद रखने हैं कि ये जो 5 हैं और अनुस्वार और इसका परिवर्तित रूप चंद्र बिंदु, जिसको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, वो नासिक वर्ण। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्थानीय उच्चारण के आधार पर व्यंजन अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।